नमस्कार, मेरा नाम है सुमित लखोटिया और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश पर कंज्यूमर इज किंग। हर साल लाखों बच्चे अपने आईआईएम के सपने को पूरा करने के लिए कैट एग्जाम देते हैं। इस साल भी 2 लाख एस्पिरेंट्स कैट एग्जाम में शामिल होने वाले हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है क्योंकि 28 नवंबर यानी आने वाले रविवार को ये एग्जाम है। लेकिन पिछले साल कोविड की वजह से इस एग्जाम में कई सारे बदलाव आए थे, जिनके बारे में कई स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर पर जाकर ही पता चला। कहीं इस बार तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद IIMA ने परीक्षा के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। एग्जाम की गाइडलाइंस आपको ऑफिशियल पोर्टल iimcat.ac.in पर रिलीज कर दिया है IIM अहमदाबाद ने। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स ये परीक्षा देने जा रहे हैं वो हॉल टिकट डाउनलोड करने के साथ साथ दिशा निर्देशों को नोट कर लें, क्योंकि परीक्षा में अगर कोई भी उम्मीदवार इन नियमों को ध्यान में नहीं रखता है तो उसको एग्जाम देना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, हमारा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ जागरूक करना है। खैर, इससे भी बड़ी बात, लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम भले ही देते हैं लेकिन MBA करने वालों की संख्या कुछ हजारों में होती है। ऐसे में उन बच्चों का क्या जो ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए? क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है इन एग्जाम्स के लिए? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है टाइम इंस्टीट्यूट के सीनियर रीजनल हेड अमित पोद्दार और हमारे दूसरे गेस्ट है प्रोफेसर अनुपम सक्सेना, जो कि एसोसिएट डीन एंड डायरेक्टर है रिक्स SBE के। दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आदित्य, पहला सवाल आपसे। देखिए, पिछले 2 सालों में यानी 2020 और अब 2021 में पैंडेमिक के कारण कैट के एग्जाम में क्या बदलाव हुए हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। जी हाँ, अमित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपसे जानना चाहूंगा कि 2020-2021 में पैंडेमिक के कारण कैट के एग्जाम में काफी बदलाव आ चुके हैं। एग्जाम कैसे दिया जाए, तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हाँ, बिल्कुल। नमस्कार सब लोगों को। जी 2020 और 2021 में अगर देखें तो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले हमें, और ये सबको पता है दैट ये कोविड की वजह से हुआ है। एग्जाम में जो पहली चीज थी, जो एग्जाम कन्वीनर है उनको दिमाग में रखने वाली वो पहली चीज थी कि एग्जाम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो पाए। वो बहुत जरूरी था, बिकॉज यही एक या 2-3 उपायों में से एक उपाय है जिससे कोविड से बचा जा सकता है। सो प्रोबेबली उस चीज को दिमाग में रखते हुए कैट ने लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ स्लॉट्स थे वो 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया। 3 स्लॉट करने का मतलब ये रहा कि अभी हर स्लॉट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो कम होंगे, जिससे कि उनको दूर दूर बिठाया जा सके। सो नॉर्मली आइडिया ये हुआ था कि 2 एस्पिरेंट्स के बीच में एक स्पेस खाली होनी चाहिए। सो एक उसके लिए क्या करा इन्होंने, नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ा दिए, तो हर स्लॉट में जो स्टूडेंट्स थे वो थोड़े कम आए और उसकी वजह से उनको दूर दूर बिठाया जा सका। सो ये बहुत जरूरी था। तो एक तो ये दिमाग में रखने के लिए उन्होंने स्लॉट्स के नंबर बढ़ाए। अब बात ये आ गई, अगर हमने पहले 2 स्लॉट से 3 स्लॉट कर दिया 2020 में, और 2019 में 2 ही स्लॉट होता था, तो टाइम ज्यादा था पर स्लॉट। तो 2019 और 20 को अगर हम कंपेयर करें तो 2019 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे और जो टाइम मिला था स्टूडेंट्स को वो थोड़ा ज्यादा मिला था। मतलब जो पेपर था वो 3 घंटे का था। सो 3-3 घंटे के 2 स्लॉट्स हुए थे। और 2020 और 2021 में भी थोड़े चेंजेस देखने को मिले हमें, और वो चेंजेस ये हैं कि अभी ये स्लॉट्स 3 कर दिया गया है, यानी कि 2-2 घंटे के 3 पेपर होंगे। सो 2 आवर्स जो मॉर्निंग स्लॉट होगा, फिर आफ्टरनून स्लॉट और इवनिंग स्लॉट। और जैसे कि टाइम 2 घंटे कर दिया गया 3 घंटे से, तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम करना था इनको, नहीं तो जस्टिस नहीं हो पाता स्टूडेंट्स के साथ। तो उन्होंने फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी 100 से घटाकर लास्ट ईयर अराउंड 76 कर दिया था, यानी कि 100 क्वेश्चन से कम करके 76 क्वेश्चन कर दिया था लास्ट ईयर, 2020 की बात कर रहा हूं। और जो 2021 में है, अब इन्होंने एक पिछला वाला देखा कि हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम करने से स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, कैसा परफॉर्म किया वो देख लिया इन्होंने, जो कैट की जो अथॉरिटीज होती है। तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि शायद इवन जो 76 क्वेश्चंस आए थे 2 घंटे में करने के लिए, शायद वो भी करना मुश्किल हो गया था बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो
यही वजह है कि इस साल जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें इन्होंने अनाउंसमेंट करी है, अभी अनाउंसमेंट करी है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो पिछले साल की अपेक्षा में और कम होगा इस बार। इसका मतलब इस बार चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि स्टूडेंट्स को 76 क्वेश्चन से भी कम देखने को मिले। अराउंड हो सकता है 60 क्वेश्चन हो सकता है 65 क्वेश्चन हो 2 घंटे। तो ये तो क्लियरली अनाउंसमेंट हुई है कैट की तरफ से। अब कितने क्वेश्चंस कम होंगे ये एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन से 60 to 70 क्वेश्चंस टू बी डन इन 2 आवर्स, और हर सेक्शन के लिए आपको 40-40 मिनट मिलता है। जैसे वीआरसी का सेक्शन है तो 40 मिनट उसके लिए मिलेगा, DILR का सेक्शन होता है उसके लिए 40 मिनट्स मिलेगा, और QA के लिए भी आपको 40 मिनट्स मिलेगा। तो जी ये जी एक चेंज है। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हो सकता है सुपरफिशियली हमें लग रहा हो कि ये एक ही चेंज है। क्या चेंज है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने कम कर दिया। क्यों? क्योंकि टाइम कम कर दिया। बट माय डियर एस्पिरेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। एक चीज आप समझो आप लोग, वो ये बात है कि अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे पर सेक्शन में तो हो सकता है कि जो हम पैसेजेस एग्जाम में देखें उसमें भी किसी पैसेज में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो, किसी में थोड़े कम। इसका मतलब हमें चूज करना पड़ेगा पैसेजेस नॉट ओनली बेस्ड ऑन माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं एक पैसेज के बाद, उसको देखकर भी मुझे चूज करना पड़ेगा। तो जी अमित सुपरफिशियली शायद एक ही चेंज है, जी लेकिन अगर हम अंदर जाकर देखें तो उस चेंज की वजह से और चेंजेस भी देखने को मिलेंगे आपको डिफरेंट सेक्शंस में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर सेट। चाहे वो पैसेज हो या DILR का एक सेट है, उसके अंदर के नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे होंगे। तो आप ओके वो भी आप लोग एज एन एस्पिरेंट ध्यान देना। ओके अमित, बहुत अच्छे से समझाया आपने। मैं प्रोफेसर सक्सेना के पास आना चाहूँगा। सर, क्या आपको लगता है कि पैंडेमिक के बाद अब कैट अपने पुराने स्टाइल पर वापस चला जाएगा? आई नो अभी तो फिलहाल नहीं, बट आगे चल कर के आपको लगता है कि जैसे जैसे हमारी उम्मीद है कि कोविड जा रहा है और हम होप कर रहे हैं कि ख़त्म हो जाए पूरी, तो आगे चल कर के आपको लगता है कि कैट पुराने तरह से हो जाएगा? देखिए, ये तो बेसिकली द अथॉरिटीज ओनली कैन डिसाइड, लेकिन एक चीज जरूर है कि कैट जो पुराना तरीका था उसके ऊपर भी मेरे ख्याल से अथॉरिटीज को कोई नया तरीका भी सोचना पड़ेगा, बिकॉज आपका जो एग्जाम है वो उसकी एक, जैसे अगर आप कहें कि एक आर्किटेक्चर का एग्जाम है जिसको कि मैथमेटिक्स की बेसिस पे सिलेक्शन करूंगा, वो शायद जस्टिस नहीं होगी। आई थिंक दे विल हैव टू लुक एट a newer way of taking the intake for management studies, because ये एक बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, तो उसके लिए नया तरीका तो सोचना ही पड़ेगा, और इस तरह का तरीका जो कि पैंडेमिक या किसी भी सिचुएशन से ऊपर चले और बार बार चेंज ना करना पड़े। जी 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 प्रोफेसर सक्सेना। अमित, आपसे और भी पूछना चाहूँगा। ये देखिए, क्योंकि ये तौर, अगर आज की बात करें या इस रविवार की जो एग्ज़ाम हो रहा है उसकी बात करें, तो क्या एडवाइस दे रहे हैं आप स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करें? क्योंकि आपने बता तो दिया कि कैसे एग्ज़ाम बदल गया है, क्या अलग है, लेकिन कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए थी या क्या करना चाहिए था, किस चीज़ पर फोकस करें, ऐसे कुछ टिप्स आप दे रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सी अभी क्या करना चाहिए था उस पर अगर हम जाएंगे तो फिर थोड़ा नहीं, सही बात टेंशन हो है। जाएगी स्टूडेंट्स को, राइट? तो अभी हम शायद ये बात करें कि अभी क्या करना चाहिए। जी अभी जो भी 2 दिन बचा है या जो भी टाइम है या उस दिन एग्जाम के दिन हम क्या करेंगे, वो ज्यादा आई थिंक पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट होगा स्टूडेंट्स के लिए। करना तो क्या चाहिए था भाई, हार्डवर्क करनी चाहिए थी, मॉक टेस्ट देना चाहिए था रेगुलरली, अपनी गलतियों को समझना चाहिए था, रिविजन सारा करना चाहिए था। तो ये सब चीजें ऑलमोस्ट जो सीरियस स्टूडेंट्स है वो कर चुके होंगे फॉर श्योर। अब बात आती है कि अगले 1-2 दिन में कोई नया टेस्ट ना दिया जाए, प्रेशर ना लिया जाए, कोई मॉक टेस्ट देकर बहुत बार अगर पेपर खराब हो जाता है एक दिन पहले एग्जाम के तो प्रेशर एक बिल्डअप हो जाता है। तो प्लीज अब आप अपने आप को टेस्ट तो ना ही करो। ये एस्पिरेंट्स को मैं बोलूंगा कि आखिरी 2 दिनों में अपने आप को टेस्ट तो मत करो प्लीज। जो चीजें बची हुई है वो रिवाइज कर लो, थोड़ा मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह देख लो, कुछ एक इंपॉर्टेंट जो पैसेजेस आपने पहले कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह में देखे थे जो आपको थोड़ा टिपिकल लगा था, डिफिकल्ट लगा था, अलग लगा था, उसको देख सकते हैं जाकर। तो वो चीजें करेंगे आज और कल प्रोबेबली। प्रेशर नहीं लेंगे और ज्यादा टाइम भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा फ्री छोड़ेंगे अपने आप को। बिकॉज बहुत बार हम देखते हैं कि इवन क्रिकेट में भी बहुत बड़े बल्लेबाज, टॉप के बल्लेबाज, वो आउट क्यों हो जाते हैं? प्रेशर के अंदर।
बहुत बड़ी परफॉर्मेंस, बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड होता है, इतने सेंचुरी जितने वो मारे, लेकिन प्रेशर में हमें पता है क्या होता है। तो जब अच्छे के साथ हो जाता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए प्रेशर तो नहीं लेना चाहिए स्टूडेंट्स को। आप जितने फ्री माइंड से दोगे एग्जामिनेशन उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, बिकॉज ये एग्जाम है एप्टीट्यूड का। ये सिर्फ नॉलेज नहीं चेक कर रहा आपका, आपकी स्किल्स को चेक कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और हर साल हम देखते हैं बहुत सारे बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू एवरेज, हमारे सामने आते हमारे साथ पढ़ते हैं वो एवरेज स्टूडेंट्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा ना रहा, वो क्या करते हैं एग्जाम में अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक रखते हैं। इजी वाले क्वेश्चंस जो है उसको चूज कर लेते हैं, वो अच्छे से स्कैन करते हैं पेपर को, इजी वाले क्वेश्चंस करते हैं, एवरेज वाले क्वेश्चंस करते हैं, टफ वाले क्वेश्चंस को छोड़ते जाते हैं इनिशियली। तो एट द एंड ऑफ इट क्या होता है, वो अपनी अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज कर लेते हैं और एक्यूरेसी उनकी मैक्सिमाइज हो जाती है। बात यही होती है कि कैसे मैं अपने अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज करूं, और वो ये कर पाते। और जो ज्यादा टफ क्वेश्चन है उसको वो छोड़ देते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि एक बहुत मुश्किल सवाल और एक बहुत इजी सवाल, दोनों का मार्क सेम है, 3 नंबर। अब कोई खुद भी दिमाग लगा के सोच सकता है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन में 2 मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, और किसी क्वेश्चन में मैं 30 सेकंड में कर दूंगा, और दोनों के मार्क्स अगर सेम है, तो सीधी सी बात है मैं इजी वाले पहले करूंगा, क्योंकि वैसे भी 40 मिनट में प्रॉब्ली सारे क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं होता नॉर्मली स्टूडेंट्स के पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम अच्छे से पेपर को स्कैन करें, पेपर को फील करें कि भाई क्या डिफिकल्ट है, क्या इजी है, क्या डुएबल है, क्या बाद में करने लायक है और क्या नहीं करने लायक। तो जरूरी बात है थोड़ी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, एक मन में एक स्ट्रैटेजी बनाकर फिर जाएं एग्जाम में अपियर करने के लिए। ऐसे ही नहीं कि बस चले जाएं, और स्ट्रेस में तो बिल्कुल ही ना जाएं। प्रोफेसर सक्सेना, एक बात ये भी हो जाती है आज की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं इतने सारे हैं, लेकिन आईआईएम में सीट्स तो लिमिटेड ही हैं। तो क्या उन स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देते हैं जिनका आईआईएम में एडमिशन न मिले, तो क्या ऑप्शंस होंगे उनके पास? देखिए, मैं ये कहूँगा कि उनको बिल्कुल निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईआईएम्स मतलब एक अकेले वही नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज डिलीवर हो रही हैं। और ऐसे बहुत से इंडिया में आज की तारीख में अच्छे स्कूल्स हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, जो कि एक बहुत अच्छे लेवल पे मैनेजमेंट स्टडीज को डिलीवर करते हैं। और उसका प्रूफ ये है कि उन मतलब अगर आप कंपेयर करें कि अल्टीमेटली एम्प्लॉयबिलिटी कैसी है, तो आईएम में अगर एक हाइप हम सुनते हैं कि इस साल 1.5 करोड़ का पैकेज गया कि 2 करोड़ का पैकेज गया, वो कुछ गिनती के चुनिंदा लोग होते हैं। बट अदरवाइज एवरेज पैकेजेस जो होते हैं वो अमूमन सभी बिजनेस स्कूल्स के ऑलमोस्ट एक अच्छे बिजनेस स्कूल के एक ही रेंज में चल रहे होते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सा बिजनेस स्कूल जो है किस तरह से तैयार करते हैं। और जैसे मैंने कहा, बहुत से अच्छे स्कूल्स हैं इंडिया में आज की तारीख में, तो हमें निराश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास में पर्टिकुलरली मैं ये भी एक चीज स्ट्रेस देना चाहूंगा आज की तारीख में कि एमबीएस भी जो हैं वो अलग अलग तरह के बन रहे हैं। एक तो जेनेरिक एमबीए जो आईआईएम डिलीवर करते थे, बट आज भी एमबीए जो है वो आईआईएम भी अहमदाबाद जो है वो आपका एक फूड एंड एग्रीकल्चर का एमबीए डिलीवर कर रहा है। आपके कई स्कूल हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कर रहे हैं। तो आप अपना इंटरेस्ट भी देखिए कि आपका इंटरेस्ट जो है वो किस रुझान किस इंडस्ट्री की तरफ है, आप किस इंडस्ट्री में को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि मैं एक जेनेरिक एमबीए करके और फिर मैं किसी भी इंडस्ट्री में जाके देखूंगा मैं कि मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आई थिंक चॉइसेस बहुत हैं। आपको अपना एप्टीट्यूड देखना है, आपको अपने इंटरेस्ट देखने हैं। पर्टिकुलरली आज के बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि जिनका कि एक पेशेंस लेवल थोड़ा कम है बाकी हम लोग की जनरेशन के मुकाबले, उनको सब चीज़ जल्दी चाहिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चाहिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऐसा तो नहीं कि आप एक जेनेरिक एमबीए करके किसी भी इंडस्ट्री में चले जाते हैं और फिर आपको लगता है नहीं इस पे तो मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ। तो वो भी एक ऑप्शन है जो कि देखनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एनी एमबीए प्रोग्राम। एंड जैसे मैंने बोला कि बहुत से अच्छे स्कूल्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो सिर्फ स्पेशलाइज्ड एमबीए डिलीवर कर रहे हैं। जैसे मेरा स्कूल है, हम सिर्फ रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन डोमेन में ही एमबीए प्रोग्राम्स करा रहे हैं और हमारे पास बहुत अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी ऑप्शंस हैं, प्लेसमेंट्स। तो वो चीज़ जरूर ध्यान में रखें कि मैं जेनेरिक जाऊं कि मैं स्पेशलाइज हो जाऊं।
जी प्रोफेसर सक्सेना, बहुत ज़रूरी बात कही आपने, क्योंकि आजकल की दुनिया हो ही गई है कस्टमाइजेशन की। कितना कस्टमाइज, देयर इज़ नो वन सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आजकल की दुनिया वही हो गई है। अमित, आपसे एक चीज़ ये भी पूछना चाहूँगा। देखिए, कैट या एमबीए का फ्यूचर क्या है? अब भी आईआईएम की डिग्री इतनी ही इम्पोर्टेंट है? आपको क्या लग रहा है? Okay, तो दो बातें, एक तो आप ओवरऑल एमबीए पूछ रहे हैं और एक आईएम की बात हो रही है। सी, हमें बहुत बार लगता है कि एमबीए एक प्रोग्राम है, हम ये सोचते हैं भाई एक प्रोग्राम है। बट अगर इसके अंदर आप जाकर देखेंगे तो यू विल कम टू नो कि एमबीए कोई एक प्रोग्राम नहीं। जैसे प्रोफेसर सक्सेना बता रहे थे कि ये बहुत अलग अलग चीजों में हमें स्पेशलाइजेशन दे रहा है आज की डेट में। चाहे वो बिजनेस एनालिटिक्स हो या फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, ऑपरेशंस हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो, तो ये एक प्रोग्राम नहीं रहा, या डेटा के ऊपर। तो अगर हम इसको इस तरह से देखें कि आज की डेट में जो भी डिमांड है मार्केट में ओवरऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो डिमांड है, उसके हिसाब से बी स्कूल्स क्या कर रहे हैं, अपनी कोर्स करिकुलम को चेंज करते हैं। देखिए, ऐसा क्यों है कि ये जो बी स्कूल्स हैं उनकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती है, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख एवरेज पैकेजेस हैं अच्छे बी स्कूल्स। और इधर अभी जो कोविड के टाइम पर भी ऐसी प्लेसमेंट्स हुई, कुछ तो रीजन रहा होगा। क्योंकि ये जो सप्लाई और डिमांड की जो गैप को फिल करते हैं, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द मार्केट, ये अपने कोर्स करिकुलम को चेंज करते हैं, नई नई स्पेशलाइजेशन लेकर आते हैं, और फिर जब वो स्टूडेंट वो कोर्स करता है तो उसको थोड़ा इजी हो जाता है जॉब में या प्लेसमेंट्स में। तो यही एमबीए का फ्यूचर है, क्योंकि एमबीए इज बेस्ड ऑन द करेंट डिमांड ऑफ द मार्केट। तो फिर भाई जाहिर सी बात है कि एमबीए करने के बाद आपको एग्जैक्टली आपको उस डोमेन में, उस प्रोफाइल में आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये दैट्स व्हाई एमबीए का फ्यूचर अच्छा है। और इसको सिर्फ एक कोर्स हमें नहीं समझना चाहिए, ये एक फंक्शनल एरिया में आपको ट्रेन करता है। आप किसी भी बिजनेस की बात करें, कोई भी बिजनेस आप उठा लो, हॉस्पिटल उठा लो, आप एफएमसीजीज की बात करो, ड्यूरेबल्स की बात करो, आईटी की बात करो, किसी भी कंपनी की बात करो, हर कंपनी में फाइनेंस डिवीजन तो होता है। चाहे वो कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, या आपका ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, फाइनेंस डिवीजन होता है, एचआर होता है, मार्केटिंग होता है। इसका मतलब एमबीए आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। एक बार एमबीए कर लिया आपने, तो आप एज अ फाइनेंस डिवीजन, मान लो कोविड के टाइम पर से कार मार्केट थोड़ी डाउन थी, या फिर और एक दो सेक्टर जो थे थोड़ा डाउन था, तो फिर वही एमबीए जिसने फाइनेंस में एमबीए किया था और अभी तक क्या पता जॉब कर रहा था ऐसी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ पे नहीं है, वो चेंज कर लेगा और वो आईटी के किसी कंपनी में फाइनेंस का प्रोफाइल ले लेगा। तो बात होती है एक ओवरऑल स्पेशलाइजेशन की, कि आपने जो स्पेशलाइज किया है आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब अभी एफएमसीजी में थे तो आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में शिफ्ट कर सकते। हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे एमबीएस देखे हैं जो अपना डोमेन भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो फंक्शनल एरिया में एमबीए करते हैं। एक दूसरी बात, जो आईएम की बात हो रही है, देखिए आईएम एज अ ब्रांड, एक जो ब्रांड इमेज की बात होती है वो तो है, नो डाउट अबाउट इट। तो ऑफ कोर्स आईएम जो भी आपको डिप्लोमा डिग्री जो भी आपको देता है, आई मीन उसकी वैल्यू तो है, नो डाउट अबाउट इट। हाँ, उसके साथ बहुत सारे अच्छे बी स्कूल्स आ गए ऑफ कोर्स, जैसे सक्सेना जी बता रहे थे कि और भी बहुत सारे अच्छे बी स्कूल्स हैं जो बिल्कुल आईएम के जैसे हैं, उनसे बिल्कुल टक्कर के हैं, ऐसा बोल सकते हैं। एफएमएस है, एक्सेलआरआई है, आईएफटी है, एसआईबीएम है, तो बहुत सारे टॉप के बी स्कूल्स हैं। बट वही बात है कि जो ब्रांड नेम है, ब्रांड वैल्यू है आईएम की, वो तो है। और तो अमित, ये सेम क्वेश्चन मैं प्रोफेसर सक्सेना के पास ले जाना चाहूँगा। सर, आपकी क्या राय है? क्या एमबीए अभी भी ज़रूरी है? क्या ये इतनी ही इम्पोर्टेंट है अब भी? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज की तारीख में एमबीए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। पहले अगर आपको याद होगा कि एक मैनेजमेंट ट्रेनी करके पोजीशन हुआ करती थी, हम लोग के एजुकेशन में हम पास आउट होते थे और हमें मैनेजमेंट ट्रेनी बनाते थे। उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिविजन में ले जाती थी और उन डिविजन्स का एक्सपीरियंस करते हुए साल भर में एक डिसीजन मेकिंग ऑप्शन होती थी कि भाई आप कहाँ अच्छे परफॉर्म किए तो आप उसी को परसू आगे करेंगे। तो जैसे फाइनेंस में अच्छा कर रहा था लड़का तो उसको चलो फाइनेंस में रख लो, या मार्केटिंग में अच्छा था तो मार्केटिंग में रख लो। उस समय सारी डिविजन्स जो थी वो आइसोलेशन में काम करती थी। एक प्रोडक्शन वाले को कोई मतलब नहीं था कि क्लाइंट केयर का क्या मतलब है, उससे मेरे काम से क्लाइंट के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क, एक अलग टाइम था। आज की तारीख में ऑर्गेनाइजेशन में पेशेंस बहुत कम है, कंपटीशन बहुत टफ है। आप चाहते हैं कि आपका हाईएस्ट जो आपका सीईओ है वो तो समझ ही रहा है सब कुछ, लेकिन जो लोएस्ट एम्प्लॉय है, आपका एक एडमिन सपोर्ट स्टाफ भी समझे कि बिजनेस क्या है, उसके काम की इंपॉर्टेंस क्या है और उस ओवरऑल बिजनेस को समझते हुए अपनी परफॉर्मेंस दे। तो आपके यहाँ अगर मान लीजिए कोई गेस्ट आता है
तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके लोएस्ट स्टाफ को भी मालूम है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और मेरे को उसको कैसे डील करना है। तो आज हर एक आदमी को जो एक बिजनेस फंक्शन में काम कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसको इन टोटलिटी बिजनेस मालूम होना चाहिए। फाइनेंस, मेरे काम से फाइनेंस पे क्या इम्पैक्ट है, मेरी परफॉर्मेंस से मार्केटिंग वाले को कितनी सहूलियत होगी या दिक्कत होगी, मेरे काम से कस्टमर सपोर्ट वाले को क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबको एक बिजनेस एस्पेक्ट को समझ के चलना। इसीलिए आज ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं कि ऐसे लोग मिलें जो कि इस नॉलेज के साथ आ रहे हैं और वो पहले दिन से ही मेरे लिए प्रॉफिटेबल एम्प्लॉय बने। तो जिन लोगों को बिजनेस की मालूमात होगी और वो समझते हैं कि इस बिजनेस में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, जो कि एक एमबीए स्टूडेंट अच्छे से समझता है। जैसे अभी सर ने बोला कि आप किसी भी डिवीजन में आप जा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन उसके पास है कि वो अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से चूज करे, लेकिन वो पूरा बिजनेस समझ रहा है, 360 डिग्री उसको समझ रहा है, उस हिसाब से काम कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। अगर आप एक सिविल इंजीनियर की एम्प्लॉयबिलिटी का डेटा देखेंगे, आज की तारीख में 80% सिविल इंजीनियर्स इंडिया में अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनकी कोई प्लेसमेंट नहीं होती, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा कि मेरा प्रोग्राम कर लेता है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी सीधे 90% 100% हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को समझ के अपने फंक्शन को बिजनेस से एसोसिएट करके करना सीख जाता है। और आगे चल के जैसे जैसे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेंगे, मार्केट टफ होंगी, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस हायर होती जाएंगी, आपको जरूरी है कि आप किसी भी जॉब के लिए अगर जा रहे हैं तो बिजनेस एमबीए करके जाइए। ये मेरी एडवाइस होगी आपको। जी प्रोफेसर सक्सेना। अमित, एक ज़रूरी प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे पास समय कम है लेकिन ज़रूर पूछना चाहूँगा। आपने देखिए शुरुआत में एक कहा था कि मैंने पूछा था आपसे कि क्या तैयारी की जाए और आपने कहा था देखिए अभी जो परसों एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके बारे में डिटेल ना, मतलब उनके बारे में और एडवाइस ना दें, क्योंकि जो करना था कर चुके हैं। लेकिन जो लोग इस बार एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आगे चलकर एग्जाम देंगे, उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? क्या ट्रेनिंग जरूरी होती है आपके हिसाब से इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए? ओके, सो अगर हम कैट को ओवरऑल देखें एग्जामिनेशन, तो एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम है। ये एग्जाम आपकी रीजनिंग एबिलिटी को चेक कर रहा है। सीधी बात में तो ये बोलूंगा, चाहे आप इंग्लिश का सेक्शन ले लो, रीजनिंग का सेक्शन तो है ही डीआईएलआर, या क्वांट का सेक्शन, ये तीनों सेक्शन एक फ्यूचर मैनेजर ढूंढ रहा है, अगर आप ध्यान से सोचें इस बारे में। और इन तीनों सेक्शन में आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी, आपकी समझने की एबिलिटी, आप कितना पढ़ के समझ सकते हो, आप नंबर्स कैसे समझ सकते हो, ग्राफ्स की पहचान है आपको, ग्राफ्स आप समझ सकते हो नहीं, क्या आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एबिलिटी है आपके अंदर, अगर कुछ घुमाकर मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन दे दिए जाए, जो कि एक फ्यूचर मैनेजर की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो 3 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, ये एक टूल है, एक जरिया है, एक वो बिजनेस लीडर, एक फ्यूचर मैनेजर को ढूंढने की। सीधी बात तो ये। और ये जो तीनों चीजों की जो तैयारी होती है, इसके लिए ऑफकोर्स सिलेबस है चीजों की। जैसे इंग्लिश है फॉर एग्जाम्पल, तो इंग्लिश में ज्यादातर जो कैट में क्वेश्चन आते हैं वो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन। अब अगर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेजेस है, पारा जंबल है, ऑड मैन आउट ढूंढना होता है, समरी ढूंढकर टिक करना होता है बेस्ट ऑप्शन, तो अगर ये चीजें ज्यादातर एग्जाम में आ रही है तो मुझे अपनी रीडिंग हैबिट ठीक करनी पड़ेगी। और रीडिंग हैबिट का मतलब ये नहीं कि आई शुड ओनली बी रीडिंग जो मुझे पसंद है, नहीं, इनफैक्ट मुझे वो ज्यादा पढ़ना चाहिए जो मुझे पसंद नहीं है। इनफैक्ट अपने स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं कि भाई स्टार्ट रीडिंग समथिंग विच यू हेट, विच यू डिसलाइक, क्योंकि एग्जाम में जो पैराग्राफ्स आते हैं वो कभी फिलोसफी, कभी ज्योग्राफी, कभी साइंस, कभी इकोनॉमिक्स, कहीं से भी दे देते हैं, पैसेजेस, पैराग्राफ्स, हर एरिया से। तो बोलने का मतलब है एक ऐसा स्टूडेंट वो ढूंढते हैं आगे जाकर जो हर एरिया में थोड़ा कंफर्टेबल हो और वो समझ सके एज अ फ्यूचर लीडर। इंग्लिश में, डीआईएलआर में इट्स अबाउट ग्राफ्स, इट्स अबाउट पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, वैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। और क्वांट में 10th लेवल मैथमेटिक्स। तो ऐसे सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, इसके लिए ये कोई आईएएस एग्जाम के जैसा नहीं है कि मैं 12 घंटे रोज पढ़ूंगा तभी ये क्रैक करूं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ढंग से 10 से 15 क्वेश्चन भी एग्जाम में तीनों सेक्शन में कर लूं, अगर मैं 99% ला सकता हूं एग्जाम में, 99%। सो इट्स नॉट अबाउट डूइंग एवरीथिंग, व्हिच मींस इसका मतलब ये भी है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा, प्रेशर हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी, मुझे ये भी पता करना पड़ेगा कि मैं कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन कर सकता हूं और कितनी देर में मुझे कौन सा क्वेश्चन छोड़ देनी चाहिए। एग्जिट टाइम बोलते हैं हम लोग, कि देखो ज्यादा देर फंसे रहोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, कुछ मिलेगा भी नहीं आपको। तो
ओवरऑल ये एग्जाम एप्टीट्यूड बेस्ड है और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए रीजनिंग एबिलिटी चाहिए। यहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। रीडिंग हैबिट ठीक रखेंगे हम लोग अगर, तो हमारी एग्जाम क्रैक करने में आसान होगा। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें 10th लेवल तक के मैथ्स के चैप्टर्स बहुत अच्छे से, 10th लेवल मैथ्स। और जो LRDI है वो थोड़ा अलग है, उसके लिए वो पजल्स वगैरह करना पड़ेगा और टिपिकल क्वेश्चंस जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। जी, बहुत धन्यवाद अमित आपका, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आज के शो में इतना ही। धन्यवाद आपका अमित, और आपका भी प्रोफेसर सक्सेना। हमारे साथ थे टाइम इंस्टीट्यूट के सीनियर रीजनल हेड अमित पोदार, और हमारे दूसरे गेस्ट थे प्रोफेसर अनुपम सक्सेना, जो कि एसोसिएट डीन और डायरेक्टर है रिक्स SBE के। आज के शो में इतना ही। आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।